पूरा बेसिक बात समाप्त हो गया है। आज से 12th का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी पार्ट 1 कवर करता है फिजिकल केमिस्ट्री को और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और पार्ट 2 कवर करता है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो हम लोग सबसे पहले पहला पार्ट पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, जिसके अंतर्गत आता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट होगा और उसमें टोटल 5 चैप्टर है। और ध्यान रखिए, उस सारे चैप्टर्स को, मतलब 5 चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे, फिर इनऑर्गेनिक के पार्ट पर जाएंगे और फिर ऑर्गेनिक के पार्ट पर जाएंगे। जैसा जैसा सीक्वेंस है उसी के हिसाब से चलना है। तो हमारा जो टॉपिक है वह आज क्या स्टार्ट होने वाला है? फिजिकल केमिस्ट्री। लिखना शुरू कर दीजिए आप लोग। बाबू, फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर आपको पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। इसको हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था। दूसरा है सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं विलियन। तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हम अभी सिर्फ चैप्टर का नाम लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं वैद्युत रसायन। चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसको बोला जाता है वैद्युत बल गतिकी। और लास्ट चैप्टर है पृष्ठ रसायन। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। टोटल यही 5 चैप्टर है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि 5 गो तो चैप्टर है, 5 गो चैप्टर समाप्त करने में 5 महीना का समय लगता है। चूंकि यह सब बहुत भारी और लेंदी टॉपिक है, और ये इसलिए थोड़ा सा और भारी हो जाता है क्योंकि आप 11th ढंग से पढ़े नहीं हैं लॉकडाउन की वजह से। टेंशन नहीं लीजिए, समझ में टोटल बात आएगा। ऐसा कोई बात नहीं जो समझ में नहीं आएगा। आप जो चैप्टर का सीक्वेंस देख रहे हैं यह तो एनसीईआरटी के मुताबिक है। अब इस सभी चैप्टर पर ना थोड़ा थोड़ा सा हम बात करेंगे जिसको आपको सुनना चाहिए। देखिए, द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। वास्तव में ये एक सच्चाई है कि यह केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है। ये पहले पढ़ना होता था फिजिक्स में, बाद में इसको कर दिया केमिस्ट्री में। पिछली बार सीबीएसई क्या किया था, 12th से इसको निकाल कर दिया था 11th में। बिहार बोर्ड ऐसा नहीं किया था। तो एक्चुअल में हम कहना ये चाह रहे हैं, ये जो चैप्टर है नहीं, बहुत बेचारा टाइप का है। इसके साथ उठा पटक लगातार चलते रहता है। रीजन यह है कि ये प्रॉपर केमिस्ट्री, मतलब ये प्रॉपर ना फिजिक्स है और ना ही यह प्रॉपर केमिस्ट्री है। यह एक जनरल साइंस है, यह एक जनरल साइंस है, जीएस है ये। तो इसका संबंध केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि है ये बड़े मज़ेदार टॉपिक, बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है ये। अब इसमें एक परेशानी क्या है सो देखिए, इसमें बड़ी खतरनाक खतरनाक फोटो बनाना पड़ता है। इमेज इतना 3 डायमेंशनल होता है जिसको हम भी बोर्ड पर नहीं बना सकते हैं और आप अपने कॉपी पर भी नहीं बना सकते हैं, जिसकी वजह से
ये टॉपिक पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, समझना मुश्किल होता है, और जब तक आपके सामने में वो फोटो होगा नहीं, हम आपको कतई समझा नहीं पाएंगे कि ये चैप्टर आपको क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते थे, पिछला 7 साल से जो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, प्रोजेक्टर पर सारा फिगर यहाँ बोर्ड पर बन जाता था, लैपटॉप के सहारे वो इंटरनेट से जोड़ के वो सब यहाँ आ जाता था। लेकिन इस बार इसी सब चीज़ को डिजिटल बोर्ड के सहारे बताया जाएगा, वो कुछ दिन में लगने वाला है इस पार्ट में। तो इसीलिए अभी हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर शुरू करने वाले नहीं हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, सॉल्यूशन चैप्टर्स। आप याद कीजिए, सभी लोग जो यहाँ पर 11th पढ़े थे, आपको याद है यहाँ गोल गोल वाला कभी बीच में रखा रहा करता था, क्यूब टाइप का नहीं, बड़ा बड़ा टाइप का, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर रखा रहता था। एक्चुअल में वही सब चीज़ ये चैप्टर है। तो इसको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर नहीं होगा, दूसरा चैप्टर जो होगा वह हमारा पहला चैप्टर होगा। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ये तो सीक्वेंस एनसीईआरटी का देखे, हम इस सभी चैप्टर को किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे इसको समझिए। सबसे पहला चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन को, दूसरा चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स को, ये तीसरा चैप्टर के रूप में ही हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे चौथा चैप्टर के रूप में, और इसको पढ़ेंगे पांचवा चैप्टर के रूप में। अब इसका रीजन सुनिए, पहला चैप्टर अभी रोक रहे हैं, उसका रीजन आपको समझा दिया गया है। अब इस सब में आइए, ये सब चैप्टर एकदम प्योर केमिस्ट्री है, और सबसे बेसिक चैप्टर सॉल्यूशन ही है, जिसको बाकी किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा संबंध इस चैप्टर से है, इसीलिए इस चैप्टर के तुरंत बाद हम लोग इसको पढ़ लेंगे ताकि हमको समझने में सुविधा हो। इस दोनों चैप्टर के बातों की ज़रूरत हमको पड़ती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इस दोनों के जस्ट बाद ये पढ़ लेंगे, इसके बाद ये पढ़ लेंगे, और इसके बाद ये पढ़ लेंगे। जब पांचों चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन करेंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट पार्ट होगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आप 11th में कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा पढ़ने में। तो हम लोग जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, तो साइड से कुछ टाइम यदि हम लोगों को मिलेगा तो महीना 2 महीना वो सभी आदमी एक्स्ट्रा क्लास कर लीजिएगा जो 11th में ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जिसको इथेनॉल मिथेनॉल मिथेनोइक एसिड वगैरह बुझने नहीं आता है। ये साइड से किया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा फीस का नहीं है, टेंशन मत लीजिए। चूँकि लॉकडाउन था तो थोड़ा बहुत हम लोग रियायत कर सकते हैं, एक तरफ से तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन इतना पढ़ा देंगे ताकि समझने में, 12th का टॉपिक समझने में दिक्कत ना हो। उसका वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, 12th का नहीं, सॉरी 11th के ऑर्गेनिक के पार्ट का। क्योंकि 11th का ऑर्गेनिक यदि आप नहीं पढ़े ना, तो आप, सच मैं कह रहा हूँ, आपको रत्ती भर 12th का एक को बात बुझेबे नहीं करेगा, और पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब कुछ बुझेबे नहीं किया, तो इस पढ़ाई का कोई लेना देना, कोई मतलब रह नहीं जाता है, और ऐसा हम होने देंगे नहीं। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 को 1 के रूप में। चैप्टर का नाम क्या होगा, विलियन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। चलिए इसको पूरा लिख लिए क्या, आप चाहें तो ये सीक्वेंस लिख सकते हैं साइड से। तो चैप्टर का नाम लिखिए। सबसे पहले ये चैप्टर नंबर कितना है आपका एनसीईआरटी का, 2। चैप्टर का नाम है विलियन, और इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। सभी लोग चैप्टर का नाम दे दिए। देखिए ऊपर पर तो आप चैप्टर का नाम दिए, सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि विलियन क्या होता है। तो चलिए अब आ जाइए नीचे, हेडिंग डालिए विलियन सॉल्यूशन।
हम जितना हिंदी का इंग्लिश लिखेंगे उतना आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे परेशान करेगा ये सब चीज़। लिखाना शुरू करूं? लिखेंगे। देखो ये चैप्टर का नाम था, अब हमारा टॉपिक आ गया है नीचे, अब इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। लिखिए नीचे एरो देके, जैसे लिखा हुआ है लिखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। स्टार लगाइए और हेडिंग डालिए समांगी मिश्रण। कुछ नहीं बोलना है, टॉपिक जब खत्म करके हम आगे बढ़े ना कि अब समझ लिया तुम पूरा, अब पूछो कुछ दिक्कत है तब पूछना। अभी हम शुरू कहाँ किए समझाना, और टॉपिक खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे तो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं पूछने के लिए। समांगी मिश्रण, यहां तक पहुंचिए और अब समझिए पहले बातों को, तब हम लोग लिखेंगे कुछ भी। अब बस 10 मिनट आप समझिए बात को सबको ढंग से। शुरू करें समझाना क्या? देखो, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण, जो कि अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। जैसे चीनी चावल को तुम मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया, पानी में चीनी मिला दिया, तो दो या दो से अधिक चीजों को यदि हम आपस में मिलाएंगे तो वह मिश्रण ही होगा। बोलिए हाँ या ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को तुम आपस में मिलाते हो किसी भी अनुपात में, तो वो मिश्रण कहलाता है। और यह मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी मिश्रण। अब हम आपको बताते हैं, दो एग्जाम्पल देंगे और दोनों में तुम अंतर समझ लोगे कि क्या है अंतर। पानी में हम कंकर मिला दिए, हाथ से मिला उला दिए बढ़िया से ढंग से, बालू पानी में बालू दे दिए, मिला दिए खूब बढ़िया से मिला दिए, और एक दूसरे गिलास में पानी में नमक मिला के फिर मिला दिए। यहां पर दो मिश्रण तैयार हुआ है ना जी, एक पानी और कंकर का और दूसरा पानी और नमक का। आप हमको ये बताइए कि प्रॉपर्टी के ख्याल से, उसके गुण के ख्याल से, क्या दोनों मिश्रण एक टाइप का है या अलग अलग टाइप का है? क्या भिन्नता है दोनों में? एक ऐसा है जिसको हम अलग कर सकते हैं, पानी को ऊपर से हटा लें तो बालू सब नीचे बैठ जाएगा, लेकिन दूसरा ऐसा है जिसको तुम लाख प्रयास कर लो उसी रूप में तो उसी समय तुम अलग नहीं कर सकते हो। क्या पानी में हाथ डालेंगे तो कंकर तो निकल जाएगा, लेकिन क्या पानी में से नमक निकलेगा, घुला हुआ नमक? नहीं। एक्चुअल में एक है समांगी मिश्रण और एक है विसमांगी मिश्रण। एक्चुअल में बाबू ठेठ भाषा में यदि तुमको समझाएं हम, तो समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसको यदि तुम एक बार मिला दिए तो मिला दिए, अब तुम उसको उसी रूप में उसी वक्त अलग नहीं कर सकते हो। और विसमांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसको तुम यदि मिला दिया तो उसी क्षण उसी रूप में तुम उसको अलग कर सकते हो। ये इसका ठेठ लैंग्वेज है समझाने का, लेकिन इसका साइंटिफिक लैंग्वेज कुछ और है जिसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखाएंगे भी। अब यही बात लिखा देंगे, कोई तुम्हारा कॉपी देखेगा तो कहेगा यही पढ़ाते हैं वो। समझाना एक अलग चीज़ होता है और कॉपी पर वही चीज़ जाएगा तो उसका तरीका कुछ अलग होता है। तो दोनों तरीके से समझ लीजिए और फिर लिख लीजिएगा। समझ में आया समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण क्या होता है? अब समांगी मिश्रण को थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से समझिए, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत ठेठे बात है।
पानी में यदि तुम चीनी मिला दो, मान लीजिए 1 लीटर पानी में तुम 400 ग्राम चीनी मिला दिया, एक शरबत बना दिया, काफी मीठा शरबत होगा इसका। और सुनिए, अब उस शरबत को बनाकर छोड़ दीजिए ढक के, 3 घंटा 4 घंटा छोड़ दीजिए आप। और 4 घंटा छोड़ने के बाद, अच्छा पानी में चीनी वो घुल गया होगा, अब क्या कीजिए आप 4 घंटा छोड़ दीजिए। 4 घंटा छोड़ने के बाद फिर से उस शरबत को उठाइए, जो लीटर जिस जिस बर्तन में वो रखा हुआ है, और बिना हिलाए डुलाए शरबत को आप पीजिए। तो पीजिएगा तो आपको क्या लगता है कि ऊपर वाला जो सतह होगा वो एकदम पानी के जैसा लगेगा और नीचे वाला बहुत मीठा लगेगा। क्या आप ऐसा फील करते हैं? ये कभी भी संभव नहीं है, ऐसा कभी नहीं लगेगा। और आपको मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि जितना मीठा आपको ऊपर पर लगेगा उतना ही मीठा आपको नीचे में लगेगा, उतना ही मीठा बीच में लगेगा, उतना ही मीठा बगल किनारे में लगेगा। आप उस विलियन के किसी भी फ्रैक्शन को निकाल लीजिए, किसी भी भाग को निकाल लीजिए, आपको वो हर जगह एक ही जैसा लगेगा। ये बात समांगी मिश्रण में होता है, यह बात विसमांगी मिश्रण में नहीं होता है। कारण सुन लीजिए, चीनी जब पानी में घुल गया तो घुलने का मतलब यह है कि वो चीनी का जो कण होगा वह उस विलियन में हर जगह लगातार घूम रहा है और समान तरीके से घूम रहा है, बराबर रूप में फैल गया है। यदि वो चीनी नीचे में जाके बैठ जाता, इसका मतलब हुआ कि वो घुला नहीं, वो नीचे में जाके बैठ गया। और जो चीज नीचे में जाके बैठ गया वह कभी भी समांगी नहीं हो सकता है। और हम विलियन की जब बात करेंगे तो वो तो समांगी होगा। आई बात समझ में? तो वो मीठा हर जगह क्यों एक जैसा लग रहा है? तुम भले उसको रख दिया 3 घंटा, लेकिन तुमको लग रहा होगा कि अब वो स्थिर हो गया होगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, विलय का कण यदि घुल गया हो ना पानी या किसी चीज अन्य विलायक में, तो वो कभी भी रुकता नहीं है, वो लगातार घूमता रहता है, मूव करता रहता है, क्योंकि वो हर जगह समान रूप से फैला हुआ है और वो हर जगह आपको एक ही जैसा मिठास लगेगा। इसका रीजन यह है कि हर जगह का कंपोजिशन सेम है, हर जगह पर पानी और चीनी का जो रेशियो है वह बराबर है, इसीलिए वही कहलाता है समांगी मिश्रण। और यदि ये रेशियो बराबर नहीं हो तो वो कहलाता है विसमांगी मिश्रण। यानी समांगी मिश्रण को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिसके संघटन या जिसके अवयव, यहां पर अवयव का मतलब किस चीज से है? पानी और चीनी से, या विलियन में जो चीज तुम लिए हो उससे है ये इसका संबंध। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिसके संघटन हर जगह समान होते हैं और इसके गुण भी हर जगह का मतलब हेमड़ा चौक पर, मतलब पूरे विलियन में एक जैसा होता है। इसी को कहा जाता है समांगी मिश्रण। और यदि ये रेशियो समान ना हो या फिर ये इसका गुण हर जगह समान ना हो तो ये क्या कहलाएगा? विसमांगी मिश्रण। क्या उम्मीद करें आपसे कि आप समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण को अच्छे तरीके से समझ गए? अब आप बताइए, हम 2-3 को एग्जाम्पल बोलेंगे, वो समांगी है या विसमांगी? चीनी चावल मिलाएंगे क्या बनेगा? दूध पानी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, समांगी। गैसीय मिश्रण हमेशा समांगी होता है। 2 गैस को आपस में मिला दिए तो मिल गया, अब उसको कहेगा हाइड्रोजन आओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझे? वो समांगी, गैसीय मिश्रण हमेशा समांगी होता है, वो कभी भी विसमांगी नहीं होता है। आगे बात समझ में? सुनिए, सरसों तेल और पानी विसमांगी। आप देखते हैं ऊपर आ जाता है तेल, तो अब आप समझ गए समांगी और विसमांगी। अब तो सुनिए, विलियन का परिभाषा आप लिखे हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सिर्फ समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं, विसमांगी मिश्रण को नहीं। यानी इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ किस मिश्रण की बात करेंगे? समांगी मिश्रण की बात करेंगे। यह चैप्टर विसमांगी से संबंधित नहीं है, क्योंकि चैप्टर का नाम है विलियन, और विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। क्लियर है? ये हेडिंग हो चुका है, लिखिए नीचे रो देखें, लिखेंगे समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं
समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिसके संघटन संगठन के ब्रैकेट में लिख देगा अवयव, मतलब जिस चीज से वो बना है, जिसके संगठन तथा गुण, संगठन को कंपोजिशन के तौर पर कह सकते हैं आप, मतलब मिलावट, मतलब अवयव का मिलावट, संगठन और गुण हर जगह, जिसके संगठन और गुण हर जगह हेमड़ा चौक पर काली स्थान में शारदा केमिस्ट्री क्लासेस में समान होता है, हर जगह समान होता है, हर जगह समान होता है। हो गया, लिख लिए। सुनिए बाबू, विलियन दो प्रकार का होता है, एक को कहा जाता है द्विअंगी विलियन और एक को कहा जाता है बहुअंगी विलियन, बाइनरी सॉल्यूशन और पॉलिनरी सॉल्यूशन। और यह एक एकदम सिंपल बात है। एक गिलास पानी ले लो और पानी में सिर्फ नमक डाल दो, तो तुम कितने चीज़ों को मिलाया आपस में? दो चीज़ों को। और ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम पानी ले लो एक गिलास में, उसमें थोड़ा चीनी, थोड़ा नमक, थोड़ा नींबू का रस, थोड़ा चाय पत्ती और फिर तनी गर्मो कर देना। आप जो लेमन टी पीते हैं वह एक विलियन है कि नहीं? क्या उसमें दुए को चीज़ रहता है? उसमें मसाला मार दिया, मसाला मार के उसमें कई चीज़ें ना आपस में मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में विलियन ऐसा हो सकता है जिसमें दो अवयव हो सकता है, या विलियन ऐसा भी हो सकता है जिसमें दो से अधिक अवयव होगा। अब जो दो अवयव होगा उसका भी केमिस्ट्री में स्पेशल नाम होता है। एक को कहा जाता है विलय और एक को कहा जाता है विलायक। नाम जरूर सुने होंगे आप, तो इन सब बातों को भी अब समझना पड़ेगा। देखिए, विलियन हम बनाएंगे तो ये जरूरी तो नहीं कि पानी में ही हमेशा हम नमक डालेंगे या चीनी डालेंगे। हम एल्कोहल में मान लो पानी डाल रहे हैं, पानी में एल्कोहल डाल रहे हैं, बेंजीन में एल्कोहल डाल रहे हैं। अरे लिक्विड के नाम पर खाली जलने नहीं ना होता है, किसी भी चीज़ में किसी चीज़ को डाल सकते हैं और विलियन तैयार कर सकते हैं। तो जब आप विलियन तैयार करते हैं तो दो बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक विलय और दूसरा विलायक। ये सब हम लिखेंगे बाद में थोड़ा ढंग से, अभी ऐसे समझा रहे हैं। पानी तुम लिया, पानी में चीनी मिला दिया, वर्षा आ गई है। अच्छा कोई बात नहीं, ठंडा को ले जाने के लिए आया है, बिदागरी कराने आया है। ये सब आप जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठंडा को ले कौन जाता है? बरसात। अब देखो, जैसे ही वर्षा हो गया, मौसम जैसे ही क्लियर होगा, ठंडा गोल हो जाएगा, ठंडा सीधे खत्म हो जाएगा। अच्छा आप याद कीजिए, आज 9वां लेक्चर है ना 12th में, 8 गो बेसिक लेक्चर हुआ और आज 9th लेक्चर है। आप थोड़ा याद कीजिए, तीसरा लेक्चर का दिन आपको याद है? आप याद कीजिए, एक हाथ जमीन आगे नहीं दिखता था जब चल के हम लोग आते थे। याद है हमको, सुबह में उस दिन आए थे, हम टक्करे पचे आ रहे थे, कहाँ ठोक देते कहना मुश्किल था। बहुत गाड़ी धीरे 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 चला कर आए। और याद कीजिए, ठंडी कपा देने वाली ठंडी थी। आज ज़्यादा दिन तो नहीं बीता है, मात्र 5-6 दिन उसके बाद बीता। आज का मौसम देखिए कितना सही है, या पिछला 2-3 दिन से कितना सही है। और अगला 2-3 दिन देखिएगा, आपको लगेगा कि पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया। यह बात आपके लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग अब सतर्क रहिए। क्या है? मौसम चेंज होता है तो आदमी को बुखार, सर्दी, खांसी, कोरोना तोरोना सब धरता है, समझ गया? तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखेंगे। ऐसा नहीं, सुनिए हम बता रहे हैं, थोड़ा तरीका सुन लीजिए। ऐसा होता है ना कि अब उधर से गरमाए लाया, इधर माथा धो लिया पानी से, पानी पी लिया, मुंह धो लिया। देखिए कभी भी गरमाए हुए आइए, देखते हैं हम लोग, आप लोग घर पर जाते होंगे, स्वेटर वेटर फेंका, उठा के फेंकता है इधर। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक आपका बॉडी टेम्परेचर
नॉर्मल ना हो जाए उसी अवस्था में, तब तक आप अपने शरीर को आराम दीजिए। ये नहीं कि अब जैसे क्रिकेट खेल के कोई आया और घर मारे खूब करकरा के पानी पी लिया, बहुत खराबी करता है वो। बॉडी गर्म रहता है, सीधे ठंडा कर देते हैं। आप समझिए बॉडी को मैनेज करने में कितना भीड़ लगता होगा। तो यही बात है। और ऐसे भी जब मौसम परिवर्तित होता है तो आदमी का इम्यूनिटी जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, तो अलग अलग तरह का जो है सो चीज़ों का इफेक्ट बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को थोड़े, अपना हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए ये बात ज़रूरी है, क्योंकि अभी यदि 2-4 को क्लास तुम छोड़ दिया ना, चाहे रीजन कोई भी हो, समझ में आना बंद हो जाएगा। 8 लेक्चर उपलब्ध करा दिए हैं हम ऐप पर, जो कि हम बाद में बता देंगे। इसके बाद कोई लेक्चर ऐप पर उपलब्ध नहीं होगा और एक्स्ट्रा क्लासों नहीं देने वाले हैं। और कहेगा कि सर मेरा कल क्लास छूट गया, तो पकड़ के थोपिए वो करेंगे, सब बात होगा। सुनिए, पानी लिए आप, पानी में चीनी मिलाए। अब बताइए तो चीनी की मात्रा अधिक लेंगे या पानी की मात्रा अधिक लेंगे? जो चीज़ अधिक मात्रा में रहता है वह कहलाता है विलायक, और जो चीज़ कम मात्रा में रहता है वह कहलाता है विलय। आगे बात समझ में? अब यहाँ से फटाफट लिखना शुरू कीजिए। इसका परिभाषा लिख लिए ना? शांत हो जाइए। देखिए इधर लिखिए, विलियन के प्रकार। कितना प्रकार का होता है विलियन? 2 प्रकार का। द्विअंगी विलियन, और दूसरा होता है बहुअंगी विलियन। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी विलयन किसको कहेंगे? जिसमें एक विलय हो और एक विलायक। एक विलय एक विलायक मतलब 2 कंपोनेंट द्विअंगी। और बहुअंगी विलयन किसको कहेंगे? जिसमें एक से अधिक विलय हो प्लस एक विलायक। मतलब चाहे कोई भी विलयन हो, विलायक हमेशा एक होता है और विलय की संख्या एक से अधिक होती है। एक होगी या एक से अधिक होगी। क्या जी, यहां तक लिख लिए? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। विलय, विलय को ही एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं घोल्य, और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है सॉल्यूट। लाइन कट गया तो तुम लाइने पर चल रहा था क्या? अरे दिखाई नहीं दे रहा है क्या उधर?
लाइट का सिस्टम कम है, सारा पंखा इन्वर्टर पर है, गर्मी आएगा सारा पंखा चलेगा, लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे यदि लगता है कि ज़्यादा लाइट नहीं है तो लाइट को घुमा देंगे उधर। लिख लिए क्या? लिखेंगे, सुनो, विलय कहें या घुल्य कहें या इंग्लिश में उसी को सॉल्यूट कहें, सब एक ही बात है। और आज के बाद हम विलय या घुल्य और बोलबो नहीं करेंगे, हम हमेशा सॉल्यूट बोलेंगे, आप समझ लीजिएगा। सॉल्यूट विलयन का वह अवयव होता है जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है, और विलायक वह अवयव होता है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। एरो दीजिए और लिखिए। लिखिए, विलयन का वह अवयव, नीचे एरो, ये हेडिंग हो गया है ना, परिभाषा लिखिए इसकी। विलयन का वह अवयव, विलयन का वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है, उसे विलय कहते हैं। उसे विलय कहते हैं। दूसरा हेडिंग डालिए, घोलक या विलायक, दोनों एक ही चीज हुआ। घोल्य घोलक, विलय विलायक, सॉल्यूट सॉल्वेंट। हेडिंग डालिए अगला, स्टार लगाइए। इतने हेडिंग डालें क्या? हो गया क्या? लिखेंगे, विलयन का वह अवयव, विलयन का वह अवयव जो विलयन का वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। विलयन का वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, उसे विलायक कहते हैं। हो गया? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, विलय के मात्रा की इकाई। यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश अभी से करते जाओगे ना तो 12th के बाद इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगा, यदि साइंस भी लोगे तब। क्योंकि 12th के बाद साइंस हिंदी में होता ही नहीं है, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ऑप्शन ही रहता है। तो उसके लिए आपको अभी से तैयार रहना चाहिए। हमको कहोगे तो हम इंग्लिश छोड़ते जाएंगे, हमको कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में तुमको नुकसान देगा वो। हमको तो और बचेगा, टाइमो बचेगा, ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत नुकसान होगा, ये हम समझते हैं। अब ये हेडिंग क्या है इसको समझिए, सुनिएगा ध्यान से। अभी मान लीजिए कि ऑफिस में
एक बर्तन में शरबत घोला गया, घोला नहीं जा रहा है, मूड नहीं बना लेना है, ऐसे ऐसे सोचने बोल रहे हैं, मतलब कल्पना कीजिए आप। और चंदन आते हैं और आप सभी आदमी को एक एक चम्मच, सबको एक एक चम्मच मुंह में डाला, तो शरबत है तो मीठा लगेगा, ऑब्वियसली है, मीठा तो लगेगा ही। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए, अच्छा फिर अब क्या किया कि अब एक दूसरे गिलास में गुड्डू शरबत लेके आते हैं और वो भी आपको शरबत पिलाते हैं एक एक चम्मच, वो भी मीठा लगेगा। दोनों क्या किया, दोनों आदमी की चीनी की मात्रा बदल दिया दोनों ने, एक कम चीनी मिलाया और एक ज़्यादा चीनी मिलाया। अब आपसे यदि हम ये पूछेंगे कि किनका शरबत मीठा था, ज़्यादा स्वीट था, तो जो ज़्यादा चीनी मिलाया होगा उसका शरबत स्वीट होगा, ज़्यादा मीठा होगा। गुड्डू भैया का ज़्यादा होगा, देखो सुनिए, वो तो जो ज़्यादा मिलाया होगा उसका मीठा होगा। लेकिन अब सुनिए अगला क्वेश्चन, चंदन कितना चीनी मिलाया होगा और गुड्डू कितना मिलाया होगा, क्या ये बात बता सकते हैं आप? ज़्यादा मीठा होगा कम मीठा होगा बता सकते हैं, लेकिन चीनी की मात्रा क्या मिलाई गई होगी बता सकते हैं कि नहीं? आप ग्राम नहीं, आप मिलीग्राम तक बता सकते हैं कि कितना मिलाया गया होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातें इंडिकेट करनी होगी। मान लीजिए इस गिलास पर एक लेवल चिपका रहता है उसके यूनिट का, यूनिट यदि दिया हुआ हो तो हम मिलीग्राम तक, ग्राम तक बता सकते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि आपके सर पर यदि 500 केजी का एक बोरा लाद दिया जाए तो क्या आप काली स्थान पहुंचा देंगे? अरे यहीं धरती में धंस जाएगा भाई। आप ये बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है ना कि 500 केजी का बोरा आपसे नहीं संभल पाएगा? क्यों आ रहा है समझ में? क्योंकि आप जानते हैं कि केजी और उसमें भी 500, ये एक बड़ा अमाउंट है जिसका लोड आप और हम नहीं ले सकते हैं। अच्छा 5 ग्राम यदि दे दे माथा पर, तब 5 ग्राम माथा पर क्या चुटकियों में ले फेंक देगा उसको। अब देखो तुम क्यों अंदाजा लगा रहे हो, इसलिए अंदाजा लगा रहे हो ना क्योंकि तुमको यूनिट का ज्ञान है, तुमको पता है कि वो एक बड़ा मात्रक है, ये एक छोटा मात्रक है, इसलिए तुम एक के बारे में कहते हो कि हमसे नहीं सधेगा, ये कहते हो हाँ ठीक है बहुत बढ़िया चलेगा, जहाँ कहिएगा वहीं छोड़ आएंगे। वही बात है, यदि तुम उस मात्रक को समझ लोगे ना, जैसे केजी को ग्राम को समझ लिए हो, वैसे ही विलय के मात्रा के मात्रक को समझ लोगे ना, तो बता दोगे कि इस शरबत में कितना चीनी मिलाया गया होगा, इस शरबत में कितना चीनी मिलाया गया होगा। ग्राम की छोड़िए, मैं उससे भी छोटे यूनिट की बात कर रहा हूँ, आप मिलीग्राम तक बता सकते हैं कि इसमें कितना मिलाया गया होगा, लेकिन आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो आप नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी अब हम विलय की मात्रा की इकाई को समझेंगे। और थोड़ा सा और बात समझिए आप, एक गिलास पानी लिए, थोड़ा चीनी मिला दिए तो गाढ़ा होगा, थोड़ा और चीनी मिला दिए थोड़ा और गाढ़ा होगा, तनी और मिला देते हैं और गाढ़ा होगा, और मिलाओ और गाढ़ा होगा। अब बताइए गाढ़ा तो होता जाएगा, अब पूछें कितना गाढ़ा हुआ, मुहबा दीजिएगा। कहने का ये मतलब है कि और गाढ़ा हुआ और गाढ़ा हुआ, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में कंपैरिजन नहीं होता है, यहाँ तो कैलकुलेशन होता है, उसका पूरा मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा, कितना गाढ़ा है उसका कैलकुलेशन होता है, और आप उस कैलकुलेशन को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप इस टॉपिक को पढ़ ना लें। हम इसी मात्रक को समझने वाले हैं। सुनिए, विलय के मात्रा की जो ये इकाई होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है भौतिक मात्रक और एक होता है रासायनिक मात्रक। आप याद कीजिए, बेसिक में ये बात आपको समझाया गया है। भौतिक मात्रक वह मात्रक होता है जिसका यूज हम लोग फिजिक्स में करते हैं या अपने डेली लाइफ में करते हैं, और रासायनिक मात्रक केवल वह मात्रक होता है जिसका उपयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में करते हैं, लैब में करते हैं, या केमिस्ट्री पढ़ने के लिए करते हैं। ये पूरा लिख चुके हैं यहाँ तक? लास्ट लाइन लिख के छोड़ दीजिए, बाकी की बात कल करेंगे। कल का मतलब कल छुट्टी है, कल संडे है तो नहीं आना है, परसों। देखिए आप लोग ध्यान रखिए, हर संडे छुट्टी रहेगा, वर्किंग डे में सभी 6 दिन पढ़ाई होगी, लेकिन पूरे साल भर में 15 से 20 संडे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसकी सूचना पहले दे दी जाएगी आपको, उस हिसाब से
टाइम भी 2-3 गो रहेगा, जिस टाइम में आपको आने का मन होगा आ सकते हैं। चलिए लिखिए तो जल्दी से इसको। ये जो यूनिट होता है कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है फिजिकल यूनिट और दूसरा होता है केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट के अंतर्गत 3 गो आता है, प्रतिशत W/V। ये जो अभी हम लिख रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक पढ़ोगे नहीं, कुछ नहीं बुझाएगा, बुझाना चाहिए भी नहीं, नहीं तो रुपया नहीं देगा फिर ढंग से। पहले ही समझ लेगा तो काहे रुपया देगा रे? बोलता नहीं है कोई रे। केमिकल यूनिट में 5 चीज है। नॉर्मलिटी आज हम सिर्फ इंग्लिश में लिख रहे हैं, जब हम इसको पढ़ाएंगे तो हिंदी इंग्लिश शॉर्टकट सब बता देंगे। नॉर्मलिटी, मोलरिटी कैपिटल M से सूचित होता है, मोललिटी स्मॉल m से सूचित होता है, मोल फ्रैक्शन x से सूचित होता है, और लास्ट ppm। तुम ये मत समझना हॉर्न बजा रहे हैं ppm। इलेवेंथ में जो लोग यहाँ पढ़े हैं, क्या कुछ सुना सुना सा नहीं लगता है इसमें कुछ? कौन कौन चीज? मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। आपको याद है, आपको बोले थे ये 12th का टॉपिक है, लेकिन जितना जरूरी है थोड़ा समझ लीजिए। वहाँ जो आप 11th में मोलरिटी या कंसंट्रेशन पढ़े और मोल फ्रैक्शन पढ़े, वह बहुत शॉर्टकट में पढ़े। यहाँ वो पूरा का पूरा इसका हिस्ट्री आ जाएगा, हर बात इसकी होगी, यहाँ पर एक भी बात छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि यह टॉपिक यहीं से संबंधित है। नेक्स्ट क्लास में टोटल क्या गो यूनिट हो गया जी? 5 गो हो गया केमिकल में और 3 गो हो गया फिजिकल में। टोटल 5 3 8। इस 8 यूनिट को पढ़ेंगे। 8 यूनिट का एक दूसरे के साथ संबंध भी पढ़ेंगे। आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में।